black belt, lean, then 7QC tools, fishbone diagram, Ishikawa diagram, blah blah blah, lot many things. आपने पिछले 3 दिनों में बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स ये सब चीज़ें सीखी रहेंगी, बट मैं उसमें से किसी पे भी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं क्वालिटी मैनेजमेंट का जो नया फेज़ आ रहा है, उसके बारे में बोलूँगा। और इंडस्ट्री 4.0 ये टर्म तो ऑलमोस्ट सारे ऑडियंस ने सुनी रहेगी। जो इंडस्ट्री में नया रिवॉल्यूशन आ रहा है 4.0, जिसमें मैक्सिमम फोकस जो है वो यूसेज ऑफ आईओटी डिवाइसेस है एंड बिग डेटा एनालिटिक्स है। वो सब चीज़ों पे नया ट्रेंड आ रहा है इंडस्ट्री में, और इवन क्वालिटी भी इससे दूर नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें ये कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्री में आ रही है। सो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारे स्टाफ और सब फैकल्टी ने पिछले 3 दिनों में क्वालिटी के सारे बेसिक्स, फंडामेंटल्स, यूसी टूल्स ये सब सीखे हैं, और अभी हम इसके आगे बात करेंगे। थैंकफुली ये मेरा सेशन 3rd डे में रखा है, सो दैट आपका ये बेसिक तैयार है। सो आई विल स्विच टू माय प्रेजेंटेशन नाउ। ये जस्ट एक समरी टाइप का है। मैं क्या बात करने वाला हूँ कि क्वालिटी में क्या-क्या चेंजेस आ रहा है, क्वालिटी फंक्शन में, क्या इनोवेशन आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह इसमें क्वालिटी को कैसे देखा जाता है। क्लाउड का यूज़ करके, क्लाउड सर्वर्स का यूज़ करके हम कौन से नए प्लेटफ़ॉर्म ला रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल है, अजाइल है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कैसे हो रहा है क्वालिटी में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी क्वालिटी में पहले था कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम था क्वालिटी करना, बट अभी ऐसा नहीं रहा है। ईच एंड एवरी एम्प्लॉयी फ्रॉम स्वीपर टू डायरेक्टर, हर एक किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है क्वालिटी का। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा, क्वालिटी के प्रिंसिपल्स रहेंगे, मार्केटिंग में भी क्वालिटी आता है, सेल्स में क्वालिटी आता है, आईटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो एवरीबॉडी इज डिपार्टमेंट जो है उनमें कैसे इंटरेक्शन होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी, और उसका यूज कैसे किया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। अभी और एक चीज पे मैं बात करूंगा कि इंटेलिजेंस जो है, मतलब जो डेटा एनालिटिक्स, रियल टाइम डेटा आईओटी डिवाइसेस यूज करके या और कोई चीजें यूज करके जो हम इंटेलिजेंस बिल्ड करते हैं, वो इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड किया जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, सिमुलेशन कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डिसीजन इंटेलिजेंस मीन्स हाउ व्हाट आर द टूल्स यू आर यूजिंग फॉर मेकिंग द डिसीजन। जो हमें डिसीजन मेकिंग जो होता है ह्यूमन मेकिंग से लेके ऑटोमेशन में जाना है, ऑटोनोमस। सो अभी लोग बात कर रहे हैं ऑटोनोमस क्वालिटी की। तो ये सब डेटा ड्रिवन कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अ, कोई भी ओईएम जो रहता है वो उसके सप्लायर्स, काफ़ी सारा सप्लायर बेस रहता है, और सप्लायर्स जो होते हैं उनका क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना है इसमें। तो सप्लाई चेन में भी क्वालिटी देखा जाता है, और जो स्टैंडर्ड्स है, सर्टिफिकेशंस है, वो क्या-क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जॉब रोल्स। जब हम डिफाइन करते हैं कोई नया एम्प्लॉय का, तो जॉब रोल्स के टाइम पे ही उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे क्वालिटी के रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये आजकल कुछ-कुछ कंपनियां ऑफर लेटर में लिख के देती है। तो ऐसा नहीं कि कोई मेंटेनेंस में काम कर रहा है तो उसके इसमें भी ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स लिखी रहती है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तो हर ये क्वालिटी का स्ट्रैटेजी का प्लानिंग कैसे करना है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स, अभी कोविड के बाद में काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उस केस में कैसे हम वो क्वालिटी का अवेयरनेस, जो बंदा घर से काम कर रहा है उसके काम में लाए, उसको मोर एफिशिएंट कैसे करें, वो डिजिटाइज उसको हम कैसे करेंगे, वो चीज़ें भी इसमें आती है। और ये सब करने के लिए डिजिटल टूल्स क्या है, एक टूल मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक वीडियो है, एक्चुअली 2 वीडियो है, एक 12-15 मिनट का वीडियो है, और एक डिटेल में 45 मिनट का वीडियो है। अगर टाइम परमिट करता है तो हम वो छोटा वीडियो देखेंगे, और वो जो बड़ा वाला वीडियो है उसका मैं लिंक चैट में शेयर करूंगा। वो यूट्यूब पे होस्टेड है, आप सभी लोग वो यूट्यूब का वीडियो एट योर कन्वीनियंस बाद में देख सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर किसी ने देखी क्या इससे पहले? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं। कोई किसी ने ये पिक्चर इससे पहले देखी है क्या?
कोई बोलेगा? एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्फ ना? ये क्या है? पिक्चर क्या है? कौन से कॉन्टेक्स्ट में है? हैज एनीबॉडी सीन दिस पिक्चर बिफोर? कोई बोल पाएगा क्या? ये वन वे डिलीवरी नहीं होगा, आपको बात करनी पड़ेगी। हेलो, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर, दिसतोय सर। हाँ, तो किसी ने ये पिक्चर इससे पहले देखी है क्या? ये क्या है मैं जो दिखा रहा हूँ? कुछ भी हो मतलब, या तो फिर नहीं दिखे तो आप बताओ कि आपको क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है इसमें, ये क्या है जो फोटो में दिखा रहा हूँ? ऑल आर टीचर्स ना, सबको बात करने की आदत है, एवरीबॉडी इज अ गुड स्पीकर आई गेस, तो बात करने चाहिए सबने। ये बड़ा जो दिख रहा है ना, एक जहाज है, शिप है, और ये जो है, आप इमेजिन करो ये भी कितना बड़ा रहता है, बैको लोडर। तो ये जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं जेसीबी, बैको लोडर। सो ये बैको लोडर्स, अभी ये रिसेंटली हुआ इंसिडेंस है, जो यूरोप से लेके इंडिया में जो समुद्री मार्ग है, बीच में सुएज और पनामा कैनाल है, वहाँ पे एक जहाज फंस गया था। उसने पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए बंद कर दिया था। यहाँ पे जो पूरा सप्लाई चेन है वो पूरा रुक गया था। वो जहाज फंसने की वजह से वो निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये छोटा सा, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, हमें लगता है बहुत बड़ा है ये बैकहोल लोडर, बट एज कम्पेयर टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इतना बड़ा है वो शिप के सामने वो बहुत छोटा दिख रहा है। और इतने छोटे से टूल से हम इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही हम जो क्वालिटी के अभी तक के जो सो कॉल्ड सॉल्यूशंस है, 7QC टूल्स, फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, एनालिसिस, 8D प्रोसेस, ये सब चीज़ों से हम बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बट जैसे जैसे डिमांड क्वालिटी की तरफ बढ़ रही है, ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है, हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स उसके लिए लेने पड़ेंगे। अभी अभी तक जो हुआ है, जो स्टैंडर्ड मेथड्स अभी तक हम यूज कर रहे थे, अभी मैंने ये टाइमलाइन पे प्लॉट किया है यहाँ पे। जैसे 90s में 1900 मतलब बिफोर मिलेनियम, 2000 साल के पहले, सबसे पहले रिएक्टिव कंट्रोल था, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम इंस्पेक्शन करते थे, और कुछ उसमें दिक्कत दिखी तो हम सॉर्टिंग करते थे। तो वो था क्वालिटी कंट्रोल का जमाना। तो क्वालिटी कंट्रोल के बाद में आ गया मॉनिटरिंग। उसमें हम मॉनिटर करने लगे, वो एक्स बार चार्ट, आर बार चार्ट, गैंट चार्ट, मीन, मोड, मीडियन, ये सब स्टैटिस्टिकल बेसिस पे हम ये सब चीज़ें मॉनिटर करने लगे। उसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बोलते थे। तो ये है वाई एक्सिस पे टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो पहले जब हम ये कर्व है गोल्डन जो दिख रहा है, वो शुरू में जब हम रिएक्शन मोड में काम कर रहे थे, प्रॉब्लम आने के बाद एक्शन लेते थे, इंस्पेक्शन करते थे, सॉर्टिंग करते थे। उसके बाद हम मॉनिटर करने लगे, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल आ गया। उसमें हम सिर्फ मॉनिटर करते थे कि वी आर वेटिंग फॉर पेशेंट टू डाई, आदमी मरने की हम इंतजार करते थे। जब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते थे। ये था स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में। उसके बाद में प्रिवेंशन का जमाना आ गया। प्रिवेंशन में फिर कंट्रोल्स अप्लाई हो गए। आप प्रिवेंट कर रहे हो कि डिफेक्ट क्यों हो रहा है, वापस ना आए इसके लिए क्या कंट्रोल डाले, ये सब हो गया। फिर वहां पे आ गया सिक्स सिग्मा। मुझे अभी रिमेम्बर है 2004 में जब मैं लास्ट ईयर बीई में था, तब मैंने सिक्स सिग्मा क्वालिटी पे मेरा सेमिनार था। दैट टाइम इट वाज वेरी न्यू, बट टू माय सरप्राइज अभी भी मैं कभी इंटरव्यू लेता हूँ, कुछ रिज्यूम देखता हूँ, अभी भी बच्चे सिक्स सिग्मा पे ही सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। बट दैट वे वैसे देखा जाएगा तो इट इज नॉट एडवांस, ये अभी काफ़ी पुराना हो चुका है। दुनिया इसके बहुत आगे बढ़ चुकी है।
सिक्स सिग्मा में हम नेचुरल कॉज एंड असाइनेबल कॉज में उसको डिफाइन करते हैं। जो नेचुरल कॉजेस है उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा मान के चलते हैं, और फिर प्रोसेस से ऐसा सेट करते हैं कि आपका अपर टॉलरेंस, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट जो है वो बिटवीन 6 सिग्मा प्लस एंड 6 सिग्मा माइनस। ये पहले मुझे +3 और -3 था, ये बहुत लोग कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं। 6 सिग्मा इज एक्चुअली 12 सिग्मा, 6 सिग्मा प्लस एंड 6 सिग्मा माइनस। तो उस केस में आप बोलते हो कि कुछ 97 फेल्यूअर्स इन 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज। बट अभी उसके आगे क्या है? अभी 2000 तक ये 6 सिग्मा वगैरह सब चीजें आ गई। इसके आगे फिर स्टैग्नेंसी आ जाएगा क्या? इसके आगे कुछ नहीं होगा। इज दिस एंड ऑफ द वर्ल्ड? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके आगे अभी जो क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत सारी नई चीजें आ रही है। तो अभी ये 2020 को मैं यहाँ पे बीच में टाइमलाइन डाल रहा हूँ। आगे जाके क्या आ रहा है या और क्या आएगा, मैं अभी 3 दिन का सेशन मैंने अभी तक नहीं किया है। किसी ने इसमें से कोई सेशन में ये चीज है तो मुझे बता देना, तो आई कैन स्किप एंड कम टू द अनदर टॉपिक। ये कुछ इसके पहले सेशन में कहीं हुआ है क्या ये चीज? ये ग्राफ आपने पहले देखा है क्या कभी? हेलो? जो पहला ग्राफ हमें पूरा लगता था कि ये हो गया, बस अभी 6 सिग्मा हो गया, तो आगे हम जा रहे हैं अभी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पहले भी सिलेबस में था, पढ़ाई में था। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन और एटोनॉमी। अभी मैं जो एटोनॉमी लेवल की बात कर रहा था कि जहाँ पे सिस्टम अपने आप को खुद चेंज कर लेता है, अपने आप को खुद एडजस्ट करता है कि वो डिफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। एटोनॉमी में क्या होता है कि आप सिर्फ एक्स बार आर बार चार्ट नहीं कर रहे हो, उससे जो डेटा निकल के आ रहा है वो डेटा से अगर सिस्टम को प्रिडिक्शन होता है कि कुछ डिविएशन आ रहा है, तो सिस्टम अपने आप को मोल्ड कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है प्रोसेस, और ऑटोनॉमस मोड में सिस्टम अपने आप को वापस से सेंट्रल करने की कोशिश करती है। और इस तरीके से ऑटोनॉमी मोड में ये क्वालिटी कंट्रोल चलता है। और इस तरीके से हम इसमें एक रेजिलियंस, मतलब जो खुद कैपेबल है अपने आप में सब चीजें करने के लिए, ऐसा एक सिस्टम तैयार हो रहा है। सो ये ऐसा पूरा 90s में से लेके 2000 तक ये सब चीजें आ गई 6 सिग्मा तक की। अभी 2020 के आगे ये प्रिडिक्शन, एटोनॉमी, यूसेज ऑफ IoT, क्वालिटी एज अ सर्विस आ रहा है। और इसमें हम एक नया मैच्योरिटी लेवल ऑफ द क्वालिटी फ्यूचर में आने वाला है। ये ग्राफ में किसी को कुछ सवाल है क्या? समझ में आ रहा है सबको? जैसे सर आप सभी लोग टीचर हो, क्लास में आप पढ़ा रहे हो, अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो जैसे आपको लगता है वैसे मुझे लग रहा है अभी। आई एक्सपेक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। ऑलमोस्ट 50+ पार्टिसिपेंट्स है अभी इसमें, बट टू माय सरप्राइज कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। Sir, I have one question, please. Hello, Vijay sir. Hello. मिस्टर आनंद पंचाक्षर है। हाँ बोलिए। सर, ये जो येलोइश कलर की लाइन दिखा रही है अभी ट्रेडिशनल क्यूएम से प्रेडिक्शन तक जा रही है, अभी देखो उस लाइन को हम लोग अभी मतलब लैक समझे या बैरियर समझेंगे, क्या समझेंगे प्रैक्टिकल में? क्योंकि अभी ट्रेंड बदलता जा रहा है इंडस्ट्री में क्वालिटी का, जो अभी प्रेडिक्शन, प्रिस्क्रिप्शन, ऑटोनॉमी तक की तरफ जा रहा है। और पहले वाले सब लोग, हम लोग 6 सिग्मा या इंटीग्रेशन से यूज कर रहे थे। तो इन दोनों में जो अभी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस एक तो लैकनेस है या फिर मतलब क्या है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सबसे पहला डिस्क्लोजर मेरी तरफ से कि ये ग्राफ टू द स्केल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 2000 से लेके 2020 तक कुछ घटाई नहीं है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट उसमें आई है। और कोई भी टेक्नोलॉजी जब आता है तो आप शुरू में ये गोल्डन कर्व जो 90s में देखेंगे, तो इसमें भी शुरू में देखो सिर्फ रिएक्शन मोड में काम हो रहा है।
फिर एकदम रैपिड एक इंक्रीज आ जाता है, फिर एक मैच्योरिटी लेवल आता है। ये कोई भी लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का, ये टिपिकली ऐसा ही बिहेव करता है। अभी मे बी ये प्रिडिक्शन का जो शुरुआत है ये 2000 से ही होगा, बट उस टाइम पे इट वाज वेरी वेरी माइन्यूट लेवल पे था, बट आज ऑलमोस्ट हर कोई कंपनी प्रिडिक्शन पे काम कर रही है। इसलिए वो थोड़ा सा आपको बीच में जो फ्लैट पोर्शन दिख रहा है वो दिख रहा है। दिख रही है कर्व की, हाँ। हाँ, बट वो नेचुरल है। इसके बाद भी आप अभी सोचोगे कि इसके आगे कुछ नहीं आएगा। आज मुझे या हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, क्वालिटी में रेजिलेंस आने वाला है, हमें लगता है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। आज हमें ऐसा लग रहा है, बट मे बी वी डोंट नो, वी कांट इमेजिन एज ऑफ नाउ कि 2040 में क्या होने वाला है या 2050 में इसमें क्या नया आने वाला है। तो ऐसे ही था जब हम 90s में, आप में से जो सीनियर लोग थे क्वालिटी कंट्रोल में काम करते थे, वो सोचते रहेंगे कि हो के इसके आगे क्या होगा। 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में आप 100 के अंदर डिफेक्ट बना रहे हो, इससे बढ़िया क्या कर सकते हैं, ऐसा उस टाइम पे सोचा रहेगा। बट मैच्योरिटी, जो नए नए टूल्स है, डेटा एनालिटिक्स आया है, उसमें काफ़ी सारा नया रिसर्च हो रहा है। आईओटी डिवाइसेस सस्ते हो गए, कोई भी सेंसर आज उठा के लगा सकता है। पहले एरोप्लेन में सिर्फ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता था, आज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कार में भी होता है। आपकी कार आपको बताती है कि सर्विस कब ड्यू है, क्या है। तो ये जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, चीज़ों का अवेलेबिलिटी बढ़ रहा है, वो हमारे एक्सेस में आ रहा है। आगे इसके आगे भी कुछ होगा, वो अभी तक हमारे एक्सेस में नहीं होगा, दैट विल बी टू मच कॉस्टली। सो उस तरीके से ये कर्व काम कर रहा है। सो अभी हमें जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स, सो दिस इज अ न्यू फेज जिसमें आप आईओटी डिवाइसेस, इंडस्ट्री 4.0, रेजिलेंस मोड, ऑटोनॉमस मोड, प्रिडिक्टिव मोड, इसके ऊपर बात करेंगे। और वही आगे अभी क्वालिटी का फ्यूचर है। अब ये अचीव कैसे होने वाला है? अभी जस्ट मैंने बोला कि सेंसर सस्ते हो रहे हैं, कम्युनिकेशन के मीडिया अवेलेबल है, 5G, एल्गोरिदम्स में एआई में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हो चुका है। बाद में बिग डेटा एनालिटिक्स में काफ़ी काम हो रहा है। नए नए टूल्स आ गए हैं। 7QC टूल्स के बाद में भी अभी मैं अगले कुछ स्लाइड्स में बात करूंगा, कुछ नए मैनेजमेंट टूल्स है, डेटा एनालिटिक्स के टूल्स है जो क्वालिटी में यूज हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, डज इट मेक सेंस? इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? यस सर। ओके। और कुछ वियर्ड तो नहीं लग रहा है? यू ऑल आर विथ मी जो मैं बोल रहा हूँ? ओके। सो अभी बिग डेटा, एडवांस एल्गोरिदम्स, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम्स अवेलेबल, चीप सेंसर्स अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही है? डेटा इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं, डेटा प्रिपरेशन, सिमेंटिक मॉडलिंग कर रहे हैं और उसका डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और ये सब टूल्स यूज होके हम अभी ये क्वालिटी में नया एरा में जा रहे हैं। सो अभी क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर की नीड्स, मुझे अभी भी याद है सबसे पहला क्वालिटी का जो डेफिनेशन पढ़ा था, फिटनेस फॉर द पर्पस इज अ क्वालिटी। एग्जाम्पल दिया गया था गियर का। जो गियर गन्ने का जूस निकालने में यूज आता है, उसके लिए वो क्वालिटी जो चाहिए वो उसके लिए क्वालिटी है। कार के लिए जो चाहिए वो क्वालिटी है। फिटनेस फॉर द पर्पज इज क्वालिटी। बट अभी उसके काफी सारे पैरामीटर्स आ गए क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। उसको मैंने ये 4 कीवर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश किया है। अभी सिर्फ कस्टमर की नीड एक हो गए क्वालिटी, उसके साथ साथ में स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी मीट करना नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बाहर की दुनिया का बाहर का एग्जाम्पल देता हूँ। फर्टिलाइजर्स का यूज करके आपकी खेती तो अच्छी हो रही है, बट उसकी वजह से एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से जमीन खराब हो रही है। अगेन यू हैव टू एक्सक्यूज मी, वर्किंग डे है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन रहेगा कभी कभी।
हाँ पंकज सर। हेलो, सॉरी। तो मैं बता रहा था कि कस्टमर का नीड पूरा हो रहा है, उतना ही काफ़ी नहीं है अभी क्वालिटी के लिए। कस्टमर का नीड पूरा होते समय आपके स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज़ अ क्वालिटी। थोड़ा-सा ब्रॉडर डेफिनिशन क्वालिटी का करना पड़ रहा है। आपको अच्छा पावर मिले, अच्छा माइलेज मिले, इसलिए इंजन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो टू द इमिशन नॉर्म्स नाउ। सो ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है, थोड़ा-सा ब्रॉडर डेफिनेशन अभी बन चुका है क्वालिटी का। सॉरी, हेलो। तो ये इसको मैंने 4 इसमें डिवाइड किया है, ESSF, FESG, फेयर एंड फैक्ट। एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, फेयरनेस, बाद में फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल, गवर्नेंस, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, रीयूजेबल, फैक्ट में वापस फेयरनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। यस। उसके बाद में अभी एक मॉडल है, अभी हम बात करेंगे आईओटी एंड डेटा एनालिसिस, बिग डेटा। तो इसमें क्या हो रहा है, तो एक इकोसिस्टम अभी कुछ लोग बना रहे हैं। एक इकोसिस्टम है, ये मैडाना नाम का एक कंपनी का इकोसिस्टम है, जो डेटा एनालिसिस के प्लगइन देते हैं। तो अभी आप सिर्फ आपके खुद के डेटा पे निर्भर नहीं हो, आप बाहर का डेटा भी यूज कर रहे हो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए या क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। सो डेटा एनालिटिक्स आप बाय भी कर सकते हो, आपका डेटा क्वालिटी का रिलेटेड का डेटा आप किसी को दे भी सकते हो। इस तरीके से ये अलग अलग बाहर से प्लगइन लेके भी आप डेटा एनालिसिस आज लोग यूज कर रहे हैं। बाद में विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेटा कहाँ से आता है और कैसे कैसे फ्लो होता है, ये यहाँ पे मैप करने की कोशिश किया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स है, एक तरफ आपका इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशंस है, आपका कस्टमर है, बाद में कस्टमर टू कंपनी से कुछ डेटा फ्लो होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लायर से B2B वहाँ से सब डेटा फ्लो होता है, एंड विद इन द कंपनी कुछ डेटा फ्लो हो रहा है। ये सब डेटा जो मैनेज हो रहा है वो AI और ML के अलग अलग मॉडल्स बन रहे हैं। वो मॉडल्स इस डेटा को यूज करके उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस डिराइव करते हैं और क्वालिटी को ऑटोनोमस मोड में लेके जाते हैं। अभी प्रिडिक्टिव क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट होता हो रहा है और वो कैसे आपका इंस्पेक्शन कम कर रहा है और स्क्रैप कम कर रहा है। अभी क्वालिटी का जो डेटा है इंस्पेक्शन से आ रहा है या प्रोसेस से आ रहा है, वो डेटा बाद में जो आपका परचेस हो रहा है
उसके रिलेटेड का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पैरामीटर है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, असेंबली के पैरामीटर्स है। ये सब डेटा मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स अप्लाई करके प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज किया जाता है और क्वालिटी को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो इट्स अ साइकिल। प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करो, असेंबली के पैरामीटर्स, एनवायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स, परचेसिंग में सुधार लाओ, ये सब करके एक इंक्रीमेंटल लेवल लाओ और उसके बेसिस पे क्वालिटी प्रिडिक्ट करो, वापस से क्वालिटी का डेटा प्रोड्यूस करो, आपके मॉडल्स रिफाइन करो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और दिस इज अ प्रिडिक्टिव क्वालिटी का ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली आपका इंस्पेक्शन कम करते जाता है, स्क्रैप कम करते जाता है और क्वालिटी का लेवल जो है एक नए इस पे लेके जाता है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा। यहाँ पे जो मेजर फोकस मैं बोलना रहा हूँ कि दैट इज कमिंग ऑन द डिजिटाइजेशन ऑफ द डेटा, डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रोसेसेस, डिजिटाइजेशन ऑफ योर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अभी भी ये इसमें कुछ सर्वेज हुआ है या कुछ रिसर्च हुआ है कि सारे लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 10 में से 4 लोग अ, वो मानते हैं, मोर देन लेस देन 50% मानते हैं कि डिजिटाइजेशन इसमें सुधार लाता है। 50% लोग बिलीव करते हैं लास्ट 10 साल में जो हुआ है वही अगले 10 साल चलता रहेगा। इट इज आंसरिंग जो अभी सवाल पूछा था। तो जो क्वालिटी के प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएटेड कॉस्ट बढ़ाती है, ऐसा 30% लोग ही मानते हैं। बाकी लोग इसको नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कुछ क्वालिटी डिफेक्ट आने ही वाले हैं। तो ये हो गए थ्रेड्स, बिकॉज ये माइंडसेट है। इसमें मेजर जो प्रॉब्लम है ये सब माइंडसेट का प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अडॉप्शन भी कर सकते हैं, बट माइंडसेट के लिए हमें फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है एजुकेशन एंड लर्निंग के थ्रू। अभी एक रेंज है, ये डिजिटाइजेशन से जो अलग अलग जहाँ पे डिजिटाइजेशन हुआ है वहाँ का स्टडी करके ये नंबर्स आए हुए हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट 12 से 20% तक कम होती है अगर आप डिजिटाइजेशन करेंगे। फर्स्ट पास्ट यील्ड जो होता है, मतलब आपका फर्स्ट टाइम ओके प्रोडक्शन, 14 से 18% तक बढ़ता है। डिफेक्ट रेट जो है वो 16 से 20% तक कम होता है। आपका रिवर्क जो है वो 9% से 20% तक कम होता है और आपका ऑन टाइम डिलीवरी में 8% से 17% तक सुधार आता है। एंड ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन है 14 से 24% तक बढ़ता है। वारंटी क्लेम 11 से 20% तक कम होता है और प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स 15 से 21% तक कम होती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है, बट उसके साथ में अडॉप्ट नहीं करने के थ्रेट्स है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है उसमें अभी भी बहुत सारी कंपनीज नहीं आ रही है। ये हर टेक्नोलॉजी के साथ में होता है। शुरू में लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, जो जहाँ पे लोगों में समझ होती है वो लोग करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और फिर बाद में वो जनरलाइज हो जाता है। ये सभी टेक्नोलॉजीज के साथ में होता है और बाद में वो सबको कंपलसरी उसमें आना ही पड़ता है। बट एज ऑफ नो सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, अपॉर्चुनिटीज है बट अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम इस सेगमेंट में जब काम कर रहे हैं, लोगों को ये क्वालिटी का डिजिटाइजेशन के बारे में समझा रहे हैं कि आप ये सिस्टम डालो कि जो आपके ओवरऑल प्रोसेस कंट्रोल में लाएगा। तो हमें बहुत इफर्ट लेना पड़ता है लोगों को कन्विंस करने में, इसके बेनिफिट समझाने में, उसके केस स्टडीज दिखाने में। हमें बहुत हार्ड एफर्ट लेना पड़ता है। बट आई एम श्योर कि अगले 4-5 साल में ये ऐसा नहीं रहेगा। जब इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग डिजिटाइजेशन में थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अभी 4.0 इंडस्ट्री का जो है, जो कि मेजर बोलता है कि ऑटोमेशन, बाद में यूसेज ऑफ सेंसर्स, ये सब चीज़ें जो है 4.0 में, उसको अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या बैरियर्स है, इसका एक रिसर्च किया गया है। उसका एक आउटकम है जो आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि ये रैंकिंग है और ये उसका स्कोर है। अलग अलग फैक्टर है, जो फैक्टर मतलब जो बैरियर्स टू अडॉप्ट द इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज इन क्वालिटी मैनेजमेंट।
सबसे पहले मेजर फैक्टर आता है शॉर्टेज ऑफ डिजिटल स्किल एंड टैलेंट। ये एक मिसिंग है। रिक्वायर्ड टूल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स के जो मैन पावर है वो नहीं अवेलेबल है। ऐसे 7.3 उसका स्कोर है। तो दिस इज अ मेजर बैरियर कि कंपनीज डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं जा रही है। उसके बाद में सेकंड फैक्टर है लैक ऑफ क्लियर कट स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या करना है। उसके बाद का फैक्टर है जो 6 स्कोर है, दैट इज आउटडेटेड सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के पास जो सिस्टम्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड है और वो बदलना नहीं चाहती है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी। उसका स्कोर 6 है। बाद में क्वालिटी का डेटा का फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो डेटा चाहिए ये सब चीजें मैनेज करने के लिए या इसमें से कुछ अच्छा एनालिसिस निकालने के लिए, ये एक जगह पे डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है और रियल टाइम पे कैप्चर नहीं हो रहा है। उसके बाद में अगला फैक्टर ये सब करने के लिए पैसा ही नहीं है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन से, मैन पावर से, मैनेजर लेवल के लोगों से, इंजीनियरिंग लेवल के लोगों से इसको लाने के लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि उनको पता है ये लाएंगे तो उनके सारे पाप सामने आ जाएंगे। क्योंकि डिजिटाइजेशन हो जाएगा, रियल टाइम पे सब डेटा सर्वर पे जाएगा, क्लाउड पे जाएगा और वहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट हो जाएगा कि किसने क्या मिस्टेक किया है। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों से भी इसको रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट फैक्टर है मैनेजमेंट का सपोर्ट मिसिंग है। अगेन स्ट्रेटजी नहीं है, उसकी वजह से होता है। और नेक्स्ट फैक्टर है डेटा इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी। अभी ये इश्यूज है, इसको सॉल्व करने के लिए कंपनीज में काम करना पड़ेगा। सो जैसे दिस इज कॉमन इन इंडिया, बाकी के कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं फास्टर वे में, हम बाद में उनको फॉलो करते हैं। ये हमारा हिस्ट्री रहा है। लोगों को बताना पड़ता है, मतलब पहले हमारे बचपन में ऐसा था कि लोगों को जाके बताना पड़ता है कि भाई वैक्सीनेशन ले लो, ये जरूरी है, इससे बीमारी नहीं होती है। बट आज इट हैज बिकम अ कॉमन। ये सेम है। अभी आईओटी की तरफ जाओ, 4.0 की तरफ जाओ, ऑटोमाइजेशन, इसका डिजिटाइजेशन करो, ये समझाना पड़ रहा है। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, दैट विल बिकम। और इस सेक्टर में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में रहने वाली है। सो अभी इसके साथ में मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो रहा हूँ, दैट इज टूल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आई एम वेरी श्योर कि 3 दिनों में किसी न किसी सेशन में ये 7 QC टूल्स हो रहेंगे। हमने एरर कलेक्शन कार्ड हो गया, जो नॉर्मल अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा कलेक्ट करते ही, वो हिस्टोग्राम, पैरेटो, कंट्रोल चार्ट, कोरिलेशन, इशिकावा, फ्लो चार्ट, ये टूल्स हमने पढ़े हैं। नो डाउट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जो हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी मैं इसके साथ में कुछ नए मैनेजमेंट टूल्स इसमें आ रहे हैं। अफिनिटी डायग्राम है, रिलेशन डायग्राम है, ट्री डायग्राम है, मैट्रिक्स डायग्राम है, पोर्टफोलियो एनालिसिस है, प्रेसिडेंस डायग्राम है और डिसीजन प्लान है। ये 7 नए मैनेजमेंट टूल्स इसमें हैं। एज अ फैकल्टी मैं चाहूँगा कि इवन दो आपके करिकुलम में 7 QC टूल्स ही रहेंगे, बट इसके साथ में ही आपने ये बच्चों को 7 मैनेजमेंट टूल्स भी पढ़ाने चाहिए। उसके अलावा 4.0 के हिसाब से और कुछ टूल है। ये नॉर्मल अपने ट्रेडिशनल 7 QC टूल्स हो गए। उसके बाद में ये 7 मैनेजमेंट टूल्स आ गए। अफिनिटी, रिलेशन डायग्राम, ट्री डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, डिसीजन प्लान, प्रेसिडेंस डायग्राम, पोर्टफोलियो एनालिसिस। आई डोंट नो ये अभी सिलेबस में है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं, बट ये अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग है। उसके बाद में अभी डेटा एनालिटिक्स, डिजिटाइजेशन, आईओटी, उसके हिसाब से और 7 नए टूल्स अभी काफ़ी चल रहे हैं 4.0 में। दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ बेस फॉर एवरीथिंग। बाद में इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, क्लासिफायर्स, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, ग्राफ थ्योरी, बेल्स एंड डिसीजन ट्रीज। मैं ये थोड़ा सा, ये 7 चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हुआ उस स्लाइड्स में। आपको मुझे कहीं कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे रोक सकते हो। तो ग्राफ थ्योरी क्या है? ये पॉइंट्स एंड लाइंस का स्टडी है, काइंड ऑफ नेटवर्क डायग्राम जो बोलते हैं उसके तरीके से होता है।
सो ये जो डील करता है ग्राफ्स में पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और ये पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से आपको मैथमेटिकल ट्रूथ सामने आता है। ये थियरी जो होती है रिलेशनशिप नोड्स एंड एजेस, जो डॉट्स एंड एजेस है उनके बीच का रिलेशनशिप बताती है, और इसके बेसिस पे आप कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऐसा एक ग्राफ थ्योरी है इटसेल्फ। ये एक एक टूल के ऊपर 2-2 घंटे हम बात कर सकते हैं, इतना डिटेल है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इट्स योर, जिसको इंटरेस्ट है वो आगे जाके इसको और डिटेल में देखेगा। बाद में है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। तो ये मॉन्टे कार्लो मेथड जो है इट इज अ मैथमेटिकल टूल, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन। इसमें कोई अनसर्टन इवेंट होने के पॉसिबिलिटी जो है ना, एक इवेंट होगा तो उसके बाद में क्या क्या हो सकता है इसका सिमुलेशन होता है। जैसे एग्जांपल की लाइक अभी टर्की में अर्थक्वेक आ गया था। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में अर्थक्वेक आ गया तो उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। वो पहले तो इवेंट ही अनसर्टन है होगा कि नहीं होगा, बट वो होगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में किया जाता है। और ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, कौन सी चीज का कितना प्रोबेबिलिटी है उसका। बाद में है इवोल्यूशनरी कंपटीशन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबफील्ड है। ये ऑप्टिमाइजेशन, कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, कोई चीज को आप जब ऑप्टिमाइज करते रहते हो, नया डेटा आता है आप एक करेक्शन करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो, वापस ऑब्जर्व करते हो, वापस नया डेटा आता है आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो। उस तरीके से ये कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस चलता है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट यूज होता है। इट इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशनरी कॉम्पिटिशन। उसके बाद में क्लासिफायर्स नाम का एक टूल है। ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। उसमें डेटा इनपुट को क्लास का लेबल दिया जाता है। मतलब अभी मशीन विजन है, जो सीसीटीवी कैमराज लगे रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे आप जैसे एग्जांपल ले लो कि शिरडी के मंदिर में कैमरा लगा है और उसको क्लासिफायर्स लगाने हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेगा कि मेल एंड फीमेल्स को उसको क्लासिफाई करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है कि आपने इमेज कैप्चर किया तो वो मेल है क्या फीमेल है, आपको आइडेंटिफाई करना है उसके क्लॉथिंग से, उसके हेयर से, या उसके बॉडी टेक्सचर से आपको आइडेंटिफाई करना है वो मेल है क्या फीमेल है, और फिर उसको क्लासिफाई करना है डेटा को। ये उसका जो एल्गोरिदम है वो क्लासिफायर्स बोलते हैं। उसके बाद में है डिसीजन ट्रीज। ये है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। उसमें रिग्रेशन होता है, आप फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या आउटकम आएगा। इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है और रिग्रेशन भी होता है। ये हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर में ब्रांचेस होती है, इंटरनल नोड्स होते हैं और एक लीफ नोड्स होती है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये अपने को और या फिर मशीन को डिसीजन लेने में एनेबल करते हैं, डिसीजन ट्री टूल। उसके बाद में बेस करके एक प्रोबेबिलिटी टूल है। उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ऑकरिंग द इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक दूसरा इवेंट होने के बाद एक इवेंट होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका लाइक्लीहुड क्या है, उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। ये भी काफी इसमें, जैसे कि कोई मशीन में है, एक टेम्परेचर एक सर्टन लिमिट के बाद जाने के बाद क्या हो सकता है, वो टेम्परेचर उतना जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो टेम्परेचर उतना जाने के बाद वो डिफेक्ट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये जो होता है वो बेस थ्योरम के हिसाब से, ये बेसिक टूल्स है जिसके ऊपर ये सारे इंडस्ट्री 4.0 के टूल्स काम करते हैं। अभी जो फ्यूचर मैनेजमेंट नीड्स क्या होंगे, क्या क्या होने वाला है, 3 चीजें हैं: मेथोडोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। मेथोडोलॉजिकल में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्टिव मॉडल्स लाने पड़ेंगे जो आपके प्रिस्क्रिप्टिव एक्शंस, मतलब प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ऐसा हुआ तो आपको ये करना है, टेम्परेचर इतना हुआ तो आपको कूलेंट डालना है, या जो भी है, ये आपको उसके मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। 70 से 90 डिग्री में टेम्परेचर मेंटेन करना है, 80 के ऊपर टेम्परेचर जाने लगा तो कूलेंट अपने आप चालू होना चाहिए। ये हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एक्शन। प्रिडिक्शन के बाद आपका प्रिस्क्रिप्टिव एक्शन, काउंटर मेजर्स तैयार होंगे। उसके बाद में इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज जो है,
उसमें डेटा साइंस आपको लाना पड़ेगा, और जो मशीन लर्निंग है वो यूज़ करके जो टूल्स मैंने बताए वो टूल्स का यूज़ करके आपको मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये मेथोडोलॉजिकल में काम करना है। टेक्नोलॉजिकल में क्या करना है, बहुत सारे सेंसर्स जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वो इंटीग्रेट करने हैं, वहाँ से कंटिन्यूस बेसिस पे डेटा एक्विजिशन करना है। ये डेटा सारा सब सही तरीके से रखने के लिए डेटा आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको लाना पड़ेगा। तो इंटरनेट ऑफ प्रोसेसेस, आईओपी, इसलिए आपको डिजिटाइजेशन उसमें करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल में। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या करना पड़ेगा, जो डेटा इंजीनियर, जो हर कोई एम्प्लॉय है वो डेटा इंजीनियर होना चाहिए, हर किसी ने डेटा के टर्म्स में बात करनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाना पड़ेगा। उसके बाद में अलग अलग यूज केसेस और उसका विजन और रोड मैप मैनेजमेंट की तरफ से रेडी चाहिए। और जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं अक्रॉस द एंटरप्राइज, हम डिजिटल चेंजेस क्या क्या ला सकते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये सारे हमें चेंजेस इसके साथ में करने पड़ेंगे। अ, अभी एक और चीज है इसमें कि क्वालिटी में रिस्क बेस्ड थिंकिंग नया एक अप्रोच आया हुआ है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग में क्या होता है कि हर कोई प्रोसेस को में क्या क्या रिस्क है, पहले हम प्रोसेस की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते थे कि हम उसके पैरामीटर मेजर करते थे और जो डिफेक्टिव है बाजू में करते थे। फिर हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चालू कर दिया कि वो डिफेक्ट कैसा आ रहा है वो कर रहे हैं। अभी हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग आ गया है आईएसओ में 2015 के हिसाब से। तो उसमें क्या है कि आपको हर प्रोसेस के साथ में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है और वो रिस्क का आपको ऑडिट करना है, और वो रिस्क के लिए कंट्रोल डालना है कि ये रिस्क मिटिगेट करने के लिए मेरे पास क्या कंट्रोल्स है। और फिर आप जो ऑडिट करते हो वो कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका आप ऑडिट करते हो। उसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अभी क्वालिटी में जो ट्रेंड है वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग का है। मतलब आप अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्वालिटी जो पैरामीटर है उसके ऊपर नहीं कर रहे हो। वो पैरामीटर डिफेक्टिव ना हो उसका आप पहले एफएमईए करते हैं, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस करते हो। वो फेल्योर मोड का एनालिसिस करने के बाद आप कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। जैसे मेरा टेम्परेचर ओवरशूट हो सकता है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम कितना आया वो तो कंट्रोल अपने आप हो रहा है अभी, बट वो प्रॉब्लम ऑकर करने के लिए जो रीजंस है, जो पैरामीटर्स है, फैक्टर्स है जो प्रॉब्लम को ला सकते हैं, वो पैरामीटर्स के रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और वो प्रॉब्लम आउट ऑफ द स्पेक्स ना जाए इसके ऊपर काम किया जाता है। सपोज आपका सिंपल सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, टेम्परेचर अगर 90 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से आपकी प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट आ रहा है। तो आप ना कि वो डिफेक्ट मेजर कर रहे हो, आप ये टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हो और ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे फिर ये टेम्परेचर 90 के ऊपर ना जाए उसके लिए क्या क्या रिस्क है, अभी टेम्परेचर कैसे आ रहा है, कोई हीटर से आ रहा है तो, या कम भी ना हो, तो वहां पे क्या क्या रिस्क है उसके ऊपर आप काम करते हो, ना कि आउटकम पे। यहाँ पे आप रिस्क जो है उसको, जो आपका मेन पैरामीटर है उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने जाए, उसको कंट्रीब्यूट करने वाला जो फैक्टर है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, उसके ऊपर आप काम करते हो। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हो, और वो सभी के रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वो हर एक रिस्क के लिए कुछ कंट्रोल्स डाले जाते हैं। जैसे टेम्परेचर आपका ओवरशूट ना हो इसके लिए वहां पे आप कोई कट ऑफ स्विच दे सकते हो। जैसे 90 डिग्री टेम्परेचर गया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा, हीटर स्टॉप हो जाएगा, तो आपका टेम्परेचर 90 के ऊपर जाएगा नहीं। तो उसमें रिस्क क्या है कि वो कंट्रोलर आपने जो डाला है वो कंट्रोलर ही फेल हो रहा है। तो वहां पे आप काम कर रहे हो कि वो कंट्रोल फेल ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके से आगे आगे वर्टिकल में काम हो रहा है, ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम हो रहा है। सो दिस इज अ रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो ये सब डिजिटाइजेशन जो मैंने बोला, ये डिजिटाइजेशन का एक छोटा सा टूल है। सॉफ्ट एक्सपर्ट करके जो कंपनी है, बहुत सारे हैं बट जिसमें हम जिनके साथ काम कर रहे हैं ये ब्राजील की कंपनी है, उनका यूके में हेडक्वार्टर्स है, उनके साथ में हम एसोसिएटेड है। एंड वी आर प्राउड, हम उनके इंडिया पार्टनर है ये इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें डिजिटाइजेशन कैसे लाया जाता है, तो उसके जो
पोर्टल है, अभी मैं आपको सीधा वो पोर्टल दिखाने वाला हूँ। अभी तक किसी को कुछ सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या अभी मुझे? फील फ्रैंक, आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप सब लोग गुरु हो हमारे, तो डोंट फील ऑफेंडेड टू आस्क एनीथिंग। आप कुछ भी पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? जो मैंने बोला वो आपको सेंस कर रहा था, मतलब समझ में आ रहा है? और डज इट मेक सम सेंस कि यस, जो हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं या रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वो जरूरी है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? प्लीज समवन, जो कोई, या तो सिर्फ आपको सब समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई फीडबैक मिलेगा तो आई कैन मूव फर्दर। संदीप सर, संदीप सिनारे सर, आई जस्ट सॉ कि आप हो। हाँ, यस सर, हाँ संदीप सर इज माय कलीग, हम साथ में डिप्लोमा में थे। हाँ so from participant, any query? ओके, तेजस इज सेइंग नो। No sir. ओके, तो अभी मैं आपको ये मेरा पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ वो विंडो किया था। मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes sir, दिख रहा है। तो आपको मैं अभी आई विल शेयर वीडियो। उसके लिए वापस मुझे स्क्रीन शेयरिंग बंद करना पड़ेगा और वापस चालू करना पड़ेगा। मुझे ऑडियो भी शेयर करना है इसके साथ में। शेयर विंडो, क्रोम टैब। जस्ट अ सेकंड, मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस विजय सर, दिख रहा है। आई एम ट्राइंग टू प्ले अ वीडियो। अभी हमारे पास कितना समय है? विजय सर, 4:30 बजे तक हम कर सकते कर सकते हैं। हैं। हाँ वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है, सो आई विल स्टार्ट विथ यूट्यूब वीडियो। risks. Hello, and welcome to this session of live online demonstration brought to you by Soft Expert. My name is George, and today's session is going to cover Enterprise Quality Management, EQM. This session is being recorded, and you'll be able to watch it again at the link that was sent in the invitation. So if you should want to come back and see again anything that is presented today, feel free.
The total running time for our presentation should be around 40 or 45 minutes. I tend to get a little excited when I talk about quality, so we may go over a little bit, but you can plan that the total running time will be around 40 or 45 minutes. So the plan here is to say a few brief words about our company and about the suite of solutions that we offer. Then we'll get into some details about our EQM solution. And then finally, we'll log on to the system and take a look at some of the features that we have in our EQM solution. So let's start here and talk about our company. So ShastriDeputy is a market leader in software and services for enterprise-wide business process improvement and compliance management. We've had a steady growth in terms of the number of customers that we serve over the years. We were founded in 1995, so we've had over 20 years of presence in this market, and you can see that we now have over 2,000 customers currently. In terms of our workforce, we also have a steady history of growth, and we presently have over 400 employees working at the company. ShastriDeputy has a global presence, so wherever you are in the world, whether it be in the Americas or in Europe, Asia, Africa, or Australia, we have a partner network that will be able to provide knowledgeable folks who will be able to assist you with implementation services and with customer support, and be able to answer your questions and be able to be your first point of contact for any additional issues or questions that you have. So you can be assured that you will have someone to rely on who's close to you geographically, wherever you are in the world. Which industries do we serve? Well, there are a lot. In fact, there's not many industries that we don't serve. Our solutions, we can meet the needs of a number of different types of customers, but we also have very specific solutions. For example, related to automotive, we have a number of solutions which are geared toward the automotive sector, but we also have the ability to serve pharmaceutical and biotechnology industry, the oil and gas industry. When we talk about quality, oftentimes we think of manufacturing, but quality can also be found in almost any vertical market. So whether you're in high tech or in healthcare, food and beverage, these are all markets where it is imperative that you have the ability to manage quality, identify defects in your products, and be able to react whenever you have situations that could put your quality in jeopardy. So this is just these are some examples of the industries that ShastriDeputy solutions are used in. Whenever we think of quality, usually the regulation that comes to mind, or the standard that comes to mind, is ISO 9000. And for quality management systems, this is the de facto standard for almost everybody. But the number of regulations and standards that ShastriDeputy solutions will help you meet is not limited to that single standard. We can help you do your ISO TS 16949 standards. We can help you create balanced scorecards. We can help you with your environmental management system with ISO 14001. We have a number of standards that ShastriDeputy solutions will help you to meet. I'd like to skip ahead now and talk directly to our suite of products. So ShastriDeputy Excellence Suite is made up of a number of modules, and these modules can be joined together in order to form solutions that can help you meet a particular business need. Now, our focus today will be on this one down here, which is EQM, but we have a number of other solutions that can be provided within the context of the Excellence Suite. So just to highlight a few of these, we have an enterprise content management solution that includes our document module that would allow you to manage the revisions and set security and accessibility for the documents in within your organization. It also includes a capture module that would allow you to capture content from printed documents, and it also includes an archive module that would allow you to manage the storage and the different ways that you're storing your archived physical documents. So if you have those in a warehouse, or you have a number of rooms that you have to store all of your enterprise content, our ECM management, our enterprise content management solution will help you manage your document lifecycle from start to finish. We also have a BPM, business process management solution, that will allow you to
model your business processes and also automate those business processes to make them real live tasks that your users can execute within our system. And so whether you are somebody who simply needs a modeling tool to model your business processes, or if you're trying to automate your HR processes, your marketing processes, even your production processes, those are processes that can be automated within BPM. And in fact, our process module is part of our EQM solution. So we will be looking at an example of a modeled process in our system later on in the demonstration today. So that's something that we'll be able to see in action once we log on to the system. We also have a GRC solution, so governance, risk, and compliance. This includes an audit module that would allow you to plan and execute any audits that you are doing within your organization. It also allows you to create risk plans for the risks that you want to identify in your organization and apply controls to mitigate those risks. And this GRC solution would also include the document module to allow you to manage and maintain the revision history, execute revisions on all of the documents that you have related to your governance within your organization. Those are just a few examples of the solutions that you can have within the Excellence Suite. You can also have the entire suite if you would want to have all of the modules that are available within the system, including all of the ones that I mentioned, in addition to modules like Asset and APQP for automotive, FMEA for automotive. We have competence module and training module for human resources professionals. We also have a survey and a test module that can also be used within the context of human development. And we have a number of other modules. So if you're looking for an enterprise-wide solution to your business needs, you may be interested in having all of these solutions working together. But our topic today will be EQM. So let's take a deeper look here at what is available in terms of our EQM solution. So our EQM solution provides the means to implement and simplify closed-loop quality and compliance programs by joining together all key quality elements. This would include processes, which I've already mentioned, documents, key performance indicators, non-conformances, CAPAs, audits, training records, and a number of other elements that you could include within your quality management system. By improving operational efficiencies in all quality-related processes, the software reduces risk and lowers the cost associated with regulatory compliance. So this is a little graph that shows the different elements of our EQM framework. Let's take a look at some of the screenshots just to give you an idea of the look and feel of our system. So related to process mapping, you have the ability here to create your process models using a drag and drop interface. So here we have this example of a process model, and here we have our toolbox, the different tools that we have available for us in order to create our process models. I'll talk about our modeling tool in a little bit more detail once we log on to the system. Quality performance indicators. So if you have KPIs related to quality that you would want to track, for example, the number of corrective actions or the cost of quality, those are things that you could include into your set of KPIs. You could include them into a balanced scorecard like this and be able to monitor those key performance indicators. Document control. We will also talk a little bit more in detail about the different features of our document management system and how you can set up the documents within your set of categories and how you can manage those documents. Statistical process control. I don't know if any of you are from an industrial background or have experience using SPC, but if you do, we have an SPC module that will allow you to execute data collections for the characteristics that you want to measure, whether they're in a process or a workflow, or if they're in a finished product that your company produces. You have the ability to configure and execute those data collections, and our system will automatically generate all of the relevant charts, all of the relevant control charts. Here you see an example of average, standard deviation, range, and a histogram. We have an inspection module that will allow you to evaluate supplier performance and inspect the incoming items that you receive from suppliers. Audits. We're looking at an example of an ISO 9000 audit here. Our system will allow you to construct audits like this and configure the ways that you would react to non-conformance within an audit by creating a set of actions that you would want to distribute to employees within your organization or within your team in order to take corrective action, for example.
Here's some more quality tools. If you wanted to do some analysis of a nonconformance, you could use the tools that come built into our system. We have the fishbone or Ishikawa tool. We also have 5 whys, and we also have fault tree analysis. So all of those tools come built in for you to use to do your nonconformance analysis. As I mentioned, we have a competence module that would allow you to manage, map, and evaluate the competences of the employees within your organization. And finally, we have a survey or questionnaire module that will allow you to create the surveys, whether they're customer satisfaction surveys or lots of times in human resources, you have a climate survey to evaluate what the perception of your employees are of your organization. So you have the ability to create surveys the way that you like. In this example, we've created a survey that would be a reaction to a training course that was given. If we would want to evaluate the reaction of the participants in a training course, we could construct a survey and have the participants in the training course fill out that survey and it's submit it to be evaluated by the training manager. Okay, now I'd like to step out of this little presentation and actually log on to the system. So I'm going to come over here, and right here we've already logged into the system as a manager user. And there's a number of options here across the top of the menu. Let me open up the components menu here. Now, I'm a user who has access to all of the components or modules within our suite of solutions. So just to highlight some of the ones that I am going to show you today, I'm going to take a look at the document module and look at the different features that you have for creating documents, for configuring the revision of documents. All of that is contained within the document module. The process module is right here. This is where we can model our processes, configure them to be automated, and define how the execution of that process will happen. All of that is done in the process module. And then if we have time, I'm going to take you into the risk module and show you the way that you can create risk plans, evaluate the risks that have been identified within your organization, apply controls to those risks, and view the information related to the risks that you have identified in your risk plans. So let's go ahead and get started here in the document module. Okay, I'm going to show you this option here, view document. So this is where you would come if you are a user who would want to search for a particular document within the organization. And let's take a look at the different features that we have that would allow you to search. So over here on the left, we have a quick search box, which would allow you to type in a term, and it would search for documents that match that term, either within the title or summary of the document, or in a case where you have full text search enabled, you would be able to search the content of your documents as well. So if I type a term here and press enter, the system will search for all documents that have the word project in the title or the summary of the document, or in the case of our system here, we've configured it to do a full text search. So you would be able to see all documents that have the word project in the content of the document as well. Let's take a look at some other ways that we can search documents. We have a number of advanced filters here. One way that is very common to search for a document is using a keyword. So if we come down to this keyword option, I can add a keyword here to be able to use in my search. So I'm going to find this keyword here called public sector. And once I click the save button here, it'll add the public sector keyword to my search. And once I search, it will return me all of the documents that have the keyword public sector configured and associated to the document. So the association of the keyword is something that the document manager or the document author would be responsible for. But you, as the user who is coming in to search for documents, you can select one or more keywords to apply to your search, and the system will go return the documents that meet your search criteria related to the keyword. We also have the ability to search on attributes. And an attribute is kind of like a metadata element. It's a piece of information that describes the document somehow. So when you're searching for a document, you can select an attribute. In this case, I'm going to select this attribute called automatic renewal. And here I have the ability to select an operator. I'm going to leave the operator as equal. And here it'll show me a list of the possible values that this attribute automatic renewal can have. So if I would want to search for documents that have the attribute of automatic renewal equal to no,
I could set the value to no and apply. And the system will return me all documents that have the automatic renewal attribute set to no. Another way that you can search within the documents, the document module, is by the type. We also call the type the category. And the category allows you to classify the documents that you have within your organization. So in this instance, the document manager has created a set of categories, a hierarchy of categories according to the business need of this organization. So here we have a category related to the agreements that the company has entered into. And under the agreements category, we have 3 subcategories related to international contracts, purchase agreements, and supply agreements. We also have a category here for engineering drawings. We have some other categories, and then here we have a category for our QMS. So if you would like to define subcategories within your QMS, for example, for the different guides that you have, your internal policies, the manuals that you have within your organization, or the procedures, those are examples of subcategories that you might want to create. And this structure, this hierarchy, is not limited. So you're not limited to 2 or 3 levels within the hierarchy. You can have as many as you want. And you're also not limited in the number of categories that you can create. So that's something that you, as the document manager, would be able to decide. But if I would want to see all of the documents that have been put into the procedures category, I would click on apply. And now the system is returning me all of the documents that are found in the procedures category. This idea of the category here is quite important. This is probably the single most important feature in terms of how you control the documents in the system. So I'm going to show you some details of this procedures category. As we mentioned, we have this idea of the attribute. And so whenever you configure an attribute for a category, that means that all of the documents in the category can have values set for the attributes that you've created. So any document that we have in the procedures category can have a value for business unit and can also have a value for country. This information is presented as read-only to me because I'm coming in only to view the documents, but I, as the document manager, if I were going into the category as a manager, I would be able to edit this information. On the control tab, we have a number of options related to document revision. So here is where you would control how the revision of your document category would work. In this case, we're doing an ISO 9000 based revision, which means that we'll have steps of draft, review, approval, and release. And you have the ability to configure who would be doing each of those steps and what the sequence of those steps would be. Okay, let me come over here to the security to show you that you have the ability to define the security for the documents in this category. So if you would only want a certain department or a certain position within your organization to be able to edit or to be able to view or to be able to execute revisions on the documents in this category, this is where you would come to set that security. And if you would want to create a template to be used as an electronic file that would always be available within the documents that you create in this category, you could create a Word document or PDF document that upon creation of a new document would always be included as an electronic file for the document. So in this example, we don't have a template configured, but you do have that option. And if you would like to include an electronic file by default in the documents that you're creating in this category, then you would be able to add that template here. Okay, and let me do one more thing here just to show you how easy it is to actually open up a file. Let me get rid of the category filter here. And what's here that you can click, and it opens up in a PDF viewer very quickly. Took a total of about 2 seconds to load, so we have a very fast PDF viewer. We also have viewers for the Office documents, spreadsheets, and PowerPoint files. So those will have built-in viewers that would allow you to view those documents. Okay, let's step out of document now and head over to the process module, because I would like to show you an example or two of some process. ये जो प्रोसेस मॉड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप कोई भी बिजनेस प्रोसेस, बी इट मैनेजमेंट प्रोसेस और बी इट आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप इसको यहाँ पे मैप कर सकते हो इस टूल में.
और वो डिजिटाइजेशन में काफ़ी यूजफुल होता है। Processes that we have modeled in our example database here. So let's come into process file. And you can see here that the interface for searching for processes is very similar to the interface for searching for documents. And that's something that you will find throughout the system, is that the way that you search for the items that you have within your modules is very standardized. So you don't have to relearn a bunch of interfaces in order to use the different modules in the system. So if I would want to search for processes related to change management, for example, I could just type a keyword up here in the quick search box, and it will return processes that have this word change in the name of the process. So change management is something that you as a quality manager would probably be very interested in. And we have an example here of a process that we have created for change control. So with that process highlighted, let's open up the flow chart of that process. Okay, so what do we have here in our process? The first thing to note is that we have a number of swim lanes here configured. So a swim lane is something that would allow you to map the different participants that you would want to have in this process. So here we have a lane for the change requester, the person who would be initiating the change request. We also have a change manager who would be doing some type of prioritization and categorization of the change. We also have some folks who would be doing assessments, so a validation assessment and a technical assessment of the change. We have a change approval board who would essentially be responsible for approving or rejecting the change that is proposed. And we have some roles that are responsible for implementing the change. And these are down here in this part. धनंजय शिंदे सर, आप तुम्ही हँड रेज केलेला आहे, काही क्वेश्चन आहे का तुमचा? हॅलो धनंजय शिंदे सर, तुमचा काही क्वेश्चन आहे का? तुम्ही हँड रेज केलाय? धनंजय शिंदे सर. The process model. So each of these lanes indicates a role that or a participant in the process. And within the design surface of the process, we can have the different flow objects. So all of these blue boxes, these are essentially activities. These are when we have some work or some task that needs to be done within the process, those are represented as user activities. We also have an example of a gateway here. A gateway is where you have some form of branching within your process or some decision that needs to be made, and that can be represented by the gateways that you see here. In this case, this is where the change approval board would need to decide if they are going to approve or reject the change. We also have some events here. We have an end event and a start event. I don't know if we have any BPMN gurus participating in our presentation today, but if you are, you may notice that all of the notation that we're using here is BPMN 2.0. BPMN stands for Business Process Modeling and Notation, and all of the elements here in your toolbox are based on BPMN 2.0 notation. So all of these activities, all of these gateways that you have here, all of these come standard with the Soft Expert solution, and you have the ability to simply drag these elements onto your design surface and configure them the way that you want. You have the ability, once you drag an element on the surface, to link it up to the rest of the process the way that you want. And so this is something that's really easy to begin to use, but also very powerful. There's a lot of different ways that you can configure the process. There's a lot of customization that's possible. For example, if I come over here to the Properties tab, I have a number of options related to how I want to represent the different flow objects within my process. If I want to change the color, if I want to change the shape, if I want to change the text and the way that the text is presented, I can do that here in Properties. And I can also see summary information about each of the flow objects in my process. So I can see the inputs and the outputs. I can see the next action that would be taken after this activity, and I can see the attributes that have been configured for that activity. This is a very user-friendly process modeling tool, and even if you are not an expert in business process modeling, you'll be able to get the hang of this process modeler very quickly.
Okay, in addition to the flowchart, there are a number of other configurations that you can make regarding your processes. So in terms of quality, one of the things that is really interesting about our process module is that for a given process, you can associate, for example, a set of indicators. So if you have a set of indicators that you have in some balanced scorecard over in our performance module, you have the ability to associate those indicators here. So if you are working in an industrial context and you want to measure the total effective equipment performance that you have, you can associate that indicator here. Any indicator that you have in your set of scorecards is available to be associated, and you can even have access to some of the information related to these indicators here within your process. So you don't have to go over there to the performance module to see the information related to your key performance indicators. If you want to associate those indicators to your process and have them visible here, then you simply associate the key performance indicator here with the add button, and it would show up here as an associated KPI for your process. Okay, what else? Here under the General Data tab, you have the ability to put a description. You have the ability to enable automation. So this is what I was talking about earlier in the presentation today. So if you would want to allow users to actually execute your processes, not simply look at them as references, as flowcharts, but actually put them into action and execute them, you can check this box here for enable automation. And here you would have the ability to define how you would want that automation to happen. In this case, we're automating this process as a workflow. And I'll show you an example of an execution of this process as a workflow once we finish taking a look at the details of the process data here. Inputs and outputs, you can configure the inputs and outputs that you have for your process. As we saw in the flowchart, you can also configure the inputs and outputs at the activity level. So if you want to map the inputs and outputs at the activity level, you have the ability to do that as well. Any resources that you have for your process, you can associate resources related to your process. All of this information, or some of it, can be viewed using the turtle diagram, which is a common tool for you quality folks. So if this is a tool that you use a lot, you have the ability to view information related to your process by viewing the turtle diagram. And in fact, these are configurable. So if you would want to see the risks instead of the resources here, or the costs instead of the inputs, you have the ability to configure your turtle diagram to show the data elements that you would want to show related to your process. Okay, I mentioned attributes in the context of documents, but we also have attributes for processes. And the attributes are data elements that you can display to the users who are executing your process. So if you would want to allow, for example, in the context of a change management process, to allow the user to put in the change type, to enter the risk level for, or the risk type that you have for this process, or the department that the change applies to, you can configure these different attributes to be available within your process. And we will see an example of how these attributes are displayed once we go take a look at a workflow in execution. Okay, let's do that now. Let's come over here to my tasks. And what I'm going to do is I'm going to show you a workflow for that change control process that is already in execution. So I'm going to find my change here. And let's take a look at this one here. Okay, so these are all tasks that I have for executing an activity in a workflow. These are all processes that have been automated as workflows, and I'm going to execute one of these tasks that I have to execute the task related to my user. So here you can see the attributes that have been filled in already in this process. So let's take a look here at the flowchart so you understand where we are. If you remember, we have a number of different activities within this change control process. This red box here tells me that I'm currently on this activity. So all of these activities before have already been completed. All of these ones that have a green check, that indicates that some user has already executed and sent forward the process activity, all of these ones that have the green check. So somebody has already made the request for change. The change manager has already prioritized it and categorized it. And we've also already come through the approval stage. So the change control board has already approved this change, and we're to the state here where we are doing the change validation in the validation environment. And you can see here by looking at the process model that I should have two options here. I should have the option to pass this change or fail the change based on my analysis of what's going on in the change environment.
And that is what you see up here. You see these icons up in the ribbon that allow this user who's been assigned to do this task to either pass or fail the change as he has evaluated it in the change validation environment. Besides the ability to pass or fail, I also have the ability to add a comment. So if I would want to add a comment to my activity execution, I could put a comment here. I also have the ability to attach a file using a simple drag and drop interface. I can simply drag a file onto this surface here, and it would attach my file. I can see the history of this workflow execution, so I can see when each of the activities was executed and by whom. And as I showed you before, you have the ability to see the flowchart. And so if I would want to pass this change validation, I would click on this pass button here, and it would send the change through to the next step in the process. So that's something that is a useful tool to have as you're looking at the flowchart within the execution of the workflow. Okay, we have a few more minutes here, so I want to take you quickly into the risk module and show you a risk plan that you may use in the context of quality. We have some risks related to the change control planning. So if you have risks that you have identified related to the changes that your organization is implementing, you might like to create a risk plan related to change control. The one that I want to show you here is related to health and safety. In fact, these last few days, I've been talking with a guy in Europe who's responsible for the overall quality and specifically the health and safety of employees within his organization. He works for a large industrial company. And so this is an example of a risk plan that you could make for the risks related to the health and safety of your workforce. So what do we have here? At the top level, we have our risk plan. And within the elements of the risk plan, we have the risks. So we have elements here for risks related to fire, risks related to manual handling, risks related to slips, trips, and falls. And so for each of these risks, I can select the risk, and I can choose to edit that risk to see some more details. I want to come right in here to the evaluation to show you an example of a heat map that you can construct if you want to use a heat map to do your risk evaluations. So in this example, we have severity on one axis and likelihood on the other axis. And doing the evaluation is simply a matter of selecting where each of the criteria would fall according to your evaluation. So what is the likelihood that flammable materials a risk regarding that would occur, and what is the severity of that risk? And so based on the information that has been provided here in the risk evaluation, the risk is plotted here on the heat map. I can see the history of the evaluations that have been made. So if I'm evaluating my risks on a defined frequency every 3 months or every 6 months, I can see the history here in a list. And I can also see the history plotted on the heat map. So I can see where the first evaluation was, where the second evaluation was, all of that. I can also see a lot of related information to my risk. So if I would want to associate a particular consequence or a set of consequences to this risk, I can associate consequences. I can also associate best practices or objectives. I could also attach or associate documentation. So if I have a particular document that I would want to associate to this risk, a document that I have in my document management system, I could come here, click on search, and I could find the document that I would want to associate to this particular risk. So in the case of risks related to flammable objects, maybe thermal management would be a good one to associate. Okay, so I've added now thermal management to this list of associated documents. Also controls, if I would want to have controls that would be used to mitigate the risks that I have, I can apply those controls to the risks. So for example, personal protective equipment, I can apply that control to my risk in order to reduce the chances that risk will come to fruition. Within this listing of the controls, I can see a number of details related to those controls. So here I can see, for example, if a user has made a comment about this, if I have any key performance indicators related to this control, if I have a best practice that has been associated, and I can also see if I've implemented this control completely, partially, or not at all, and I can see the implementation date. So a lot of information contained within this screen, which allows you to view information about
your risks. And in this case, we're viewing information related to the controls that have been applied to those risks. Okay, I just want to finish up here by showing you an example of a portal. So we've looked at a number of different modules here. We've looked at documents, we've looked at process, and we've looked at risk. So let me show you an example of a portal that you might create related to risk. And a portal is nothing more than a dashboard or a set of gadgets or a set of charts that you could make available for the users of this system. So if you would want to make available information related to your risk plan so that your director level officers could see information related to your risk plans and what the current evaluations are for those risks, you could include those risk plans as an element in a portal and make those risk plans available here in your portal. I didn't show you an example of a risk diagram, but you can also put a risk plan diagram as an element onto a portal. This is essentially the same information that we have visible in the risk plan, but it's just a different way of showing it. We also have risk lists. So if you would want to be able to show information about a particular risk plan directly on the risk matrix with a list of those risks underneath, you could do that. Okay. And finally, analytics. This is a tool that we have that allows you to create some really nice interactive charts, drill down style charts that allow you to display information related to the information in your system. So here we have a chart related to the number of risks that we have broken down by type, name, and plan. If I would want to make that full screen, I could simply click on this icon to make it full screen. So here I've got the risks broken down first by type. Then I can drill into each slice of this pie chart and see information related to the name of that risk. And then I can drill down one more level and see the name of the plan where that risk is contained. So I have the ability to create this style of drill down chart that I can then add to a portal and make that available to my users. And this portal can be configured in terms of access. So if you want to have only a particular department or only a particular user have access to view these charts, you would have the ability to set the access control for these charts. Okay, our time is about up here, so I hope that you have been able to learn some important information about our EQM solution and how it might be able to help you in your organization. Let me just come back to our company presentation here, and I'm going to move to the end here and show you our email address. जैसा आपने देखा, ये जो सॉल्यूशन है, ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो क्वालिटी सिस्टम है उसको डिजिटाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसमें आप IoT इंटीग्रेशन करके प्रोसेस ऑटोमेशन भी कर सकते हो। आपके सारे बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग करके उसमें आप रिस्क और कंट्रोल्स एसोसिएट करके आपका पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ला सकते हो, जो आप रिमोटली भी मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी एनी क्वेश्चंस? आर देयर एनी क्वेश्चंस before we conclude, or we can close the session? Hand over to the managing team if someone want to ask any question. Or any question from the participants? meanwhile, I will just show my email address and phone number so that you can contact me if you want. Okay, sir. Hello. So, thank you, sir. Thank you very much for accepting our invitation and giving your valuable time from your busy industry routine. Sir, really, your speech was
and content also was very innovative and informative. This knowledge will be helpful to all participants, and all participants will percolate this innovative knowledge and technology to their student as well. Once again, thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Feel Okay, free sir. to Thank you. contact me if anything is needed. Okay, bye. Yes, sir. Yes. Bye, sir.